हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा ये यूपी पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच चल रहा था जीके जीएस का, और इस बैच में जो है हम पूरा का पूरा सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पे पूरा पूरा कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों, ताकि आपको जिस दिन आप एग्जाम में बैठे आपके जीएस में 38 में से 38 क्वेश्चन जो है आपके पूरे पूरे आने चाहिए बच्चों, ठीक है ना। जो भी 38 क्वेश्चन है आप पूरे पूरे वहां तक कर जाए, यही हमारा जो है यहाँ पे पूरा फंडा है बच्चों, ठीक है। तो आइए आज के सेशन में हम कुछ एक विशेष जो बारे में पढ़ेंगे बच्चों, वो है पॉलिटी का मूल अधिकार। और यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, ये तो कंफर्म है। और मैं जितना यूपी पुलिस का लेवल है उस लेवल पे ही मैं आपको लेके चलूंगा। अगर इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए बच्चों, तो इस पे मैं एक विस्तृत वीडियो भी बना दूंगा बच्चों, ठीक है ना। लेकिन हमें जो है सिलेक्शन लेना है, ना कि नॉलेज गेन करना है बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए सिलेक्शन के लिए ये बैच पूरा चल रहा है, सिलेक्शन की बेटा ये पूरा का पूरा बैच चल रहा है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे मूल अधिकार के बारे में। मैंने जो है बोर्ड के ऊपर पूरे के पूरे अनुच्छेद लिख दिए हैं, और ये सारे अनुच्छेद वही हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि मूल अधिकार 12 से लेकर के 35 तक अनुच्छेद जो है पूरा मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। लेकिन 32 के बाद वाले जो अनुच्छेद है वो हमारे लिए नहीं है, वो कुछ विशेष प्रावधान के साथ सेनाओं पर जो है वो लागू होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अनुच्छेद 12 से उसके प्रावधान मैंने यहाँ लिख दिए हैं, और इसको मैं पूरे के पूरे समझाते हुए चलूंगा बच्चों, ठीक है ना। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा का मतलब ये है कि बार बार जो है ना राज्य शब्द का यूज किया गया है पूरे के पूरे प्रावधानों के अंदर। ये राज्य है क्या? राज्य बताया जा रहा है बच्चों इस अनुच्छेद 12 के अंदर, यानी अपने राइट्स को, अपने मूल अधिकार को आप किससे मांगेंगे? तो राज्य से मांगेंगे, यानी ये राज्य है क्या, ठीक है। तो राज्य में जो केंद्र सरकार है बच्चों, और केंद्र सरकार के अधिकार में आने वाली जितनी भी प्राधिकृत इकाइयां हैं वो सारी सारी आ जाएंगी। फिर से आप कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार है और राज्य सरकार के जो भी प्रशासनिक इकाइयां हैं वो सारी आ जाएंगी इसमें। फिर से स्थानीय निकाय जो है बच्चों, या उनके जो भी प्रशासनिक इकाइयां होंगी, वे सारे के सारे जो है राज्य की परिभाषा के तहत आ सकते हैं, जिनसे हम जो है अपने मूल अधिकारों की मांग करते हैं बाबू, ठीक है ना। आइए जरा ध्यान से एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, मूल अधिकारों की संसति। यहाँ पे जरा अनुच्छेद 13 देखिएगा। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के प्रति असंगति। अनुच्छेद 13 में ये कहा गया कि जो भी कानून अगर मूल अधिकारों की क्षति करते हैं या मूल अधिकारों को कम करते हैं, या लगता है कि मूल अधिकार को हिट करते हैं बेटा, उन कानूनों को निरस्त माना जाएगा। ये अनुच्छेद 13 कहता है। ऐसे वे सारे कानून जो आजादी के बाद बनाए गए हों या आजादी से पहले बनाए गए हों बच्चों, ठीक है ना, अगर वे मूल अधिकारों को कम करते हैं, मूल अधिकारों को हिट्स करते हैं, तो ऐसे कानून को हम निरस्त मानेंगे। और यही जो अनुच्छेद 13 है, इसी से शक्ति प्राप्त करते हैं हाई कोर्ट, और कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है इसी अनुच्छेद से शक्ति प्राप्त करते हैं, क्योंकि न्यायिक समीक्षा के घेरे में आता है। और इसी अनुच्छेद 13 से ही जो भी न्यायालय है वो न्यायिक समीक्षा करती है, और यह देखने का प्रयास करती है कि किस प्रकार से कौन सा अनुच्छेद जो है वो हिट कर रहा है बेटा, ठीक है। कौन सा कानून जो है वो मूल अधिकारों को हिट कर रहा है, वो शक्ति कौन देता है? अनुच्छेद 13 देता है बाबू, ठीक है। आते हैं जरा आगे, अनुच्छेद 14, क्योंकि हमें जो बताया जाता है ना, अब हमारा जो है मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि समता और समानता बच्चों, ठीक है ना। तो समानता के अधिकार जो है बच्चों ने हमें कहाँ दिए गए हैं, ध्यान देंगे। समानता का अधिकार हमको बेटा ये दिया गया अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, याद देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 6 मूल अधिकारों में पहला हम पढ़ने जा रहे हैं समानता का अधिकार बच्चों। ये कौन सा अधिकार है? ये सब है समानता का, लिखते जाइएगा। जो चीजें छूट रही है मैं आपको बोलता जाऊंगा, वो सारी चीजें आप लिखते जाएंगे। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार, ठीक है बच्चों। आप देखिए कानून की समझ क्षमता, अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 14 में दिया गया है कानून की समझ क्षमता बच्चों, ठीक है बच्चों। कानून की समझ समानता का तात्पर्य क्या होने वाला है? कानून की समझ जो समानता है बेटा ना, कानून की समझ समानता का मतलब ये है कानून की समझ सभी लोग समान है। ऐसा नहीं किसी एक विशेष व्यक्ति को कानून की समझ जो है बहुत ज्यादा प्रीफर किया जा रहा है, बहुत ज्यादा उसको सुविधाएं दी जा रही हैं, और एक व्यक्ति को कानून की समझ जो है वो मतलब उससे सारा का सारा राइट छीन लिया जा रहा है। या ऐसा भी नहीं हो सकता है बेटा, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि कानून जो है ना किसी भी व्यक्ति को ऊपर रखे और किसी व्यक्ति को नीचे रखे। नहीं, अगर आपने गलती किया है तो कानून की समझ आप जो है उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना कि एक आम व्यक्ति। कानून जिस तरह से आपके साथ ट्रीट करेगा उस तरह से ही एक वीआईपी के साथ भी ट्रीट करेगा बच्चों। हो सकता है कि इस तरह ना हो, लेकिन जो किताबों में लिखा है वो वही हम पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। कानून की समझ जो है समता का तात्पर्य ही ये होता है
कि कानून के समक्ष समान सभी लोग हैं, कानून से ऊपर कोई नहीं है और कानून जो है सबके लिए समान रूप से लागू होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। केवल, इस शब्द के आगे बेटा केवल लगा है और केवल से आपको तात्पर्य क्या मिलने वाला है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, यानी कि इस चीज के आधार पे जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। अगली चीज देखिए यहाँ पे, अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए मुस्लिम धर्म से है, कोई व्यक्ति सिख धर्म से है, कोई व्यक्ति जो है हिंदू धर्म से है, कोई ईसाई धर्म से है, तो राज्य ये नहीं कह सकते कि नहीं आप मुस्लिम धर्म के हैं या फिर आप हिंदू धर्म के हैं, हम आपको ये चीजें नहीं देंगे। ठीक है ना, हम आपको जो है इस चीज से वंचित रखेंगे। यानी कि भेदभाव जो है केवल और केवल, याद रखिएगा, इस पूरे के पूरे अनुच्छेद में एक शब्द यूज किया गया केवल, यानी कि आपको याद रखना धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पे आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप जो है लड़की है कि लड़का है। ठीक है बच्चों, इसके आधार पे भेदभाव नहीं होगा, या फिर आप किस जाति के हैं इसके आधार पे भेदभाव नहीं होगा। आपने आर्टिकल 15 मूवी देखा होगा। ठीक है बच्चों, जातियों के नाम पे जो भेदभाव हुआ करता है उसका भी निषेध जो है इस अनुच्छेद 15 के अंदर माना गया है बच्चों। ठीक है ना, आगे चलते हैं अनुच्छेद 16 पे, रोजगार के मामले में अवसर की समानता। याद रखिएगा अनुच्छेद 15 और 16 में जो है एक चीज अपवाद के रूप में आप देखेंगे बच्चों। ठीक है ना, आपको मैंने अभी बताया कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, आर्टिकल 15 कहता है। लेकिन यहीं पे कुछ अपवाद भी हैं, और अपवाद क्या है? महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं को जो स्थानीय प्रशासन में जो है जो आरक्षण मिलता है, स्थानीय प्रशासन में आप सभी जानते होंगे कि 1/3 का जो आरक्षण मिलता है उनको, 33% का जो आरक्षण मिलता है स्थानीय प्रशासन के अंदर, वो इसका जो है कहीं ना कहीं अपवाद है। आप ये नहीं कह के जा सकते कि देखिए अनुच्छेद 15 का जो है यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है और लिंग के आधार पे जो है, यानी कि महिला होने के नाते जो है उनको यहाँ पे कुछ विशेष प्रावधान दिए जा रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, ये बात आप जाके नहीं कह सकते क्योंकि वो अपवादों में आता है। दूसरी चीज, शिक्षण संस्थानों के अंदर जो आरक्षण है बच्चों, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए जो आरक्षण है, या फिर अगर ओबीसी का जो आरक्षण है, या फिर SC ST का जो आरक्षण है, या EWS का, याद रखिएगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो 10% का आरक्षण है बेटा, वो भी यहाँ आ जाएगा। लेकिन याद रखेंगे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए जो आरक्षण के छूट मिलते हैं वो अनुच्छेद 15 में मिलेंगे बाबू। ठीक है ना, अनुच्छेद 15 मिलेंगे और वो अपवाद होंगे, याद रखिएगा वो इसके क्या होंगे? अपवाद होंगे, एक्सेप्शन होंगे। ठीक है ना, आगे चलते हैं अनुच्छेद 16 में, रोजगार के मामले में अवसर की समानता। यहाँ पे बताया गया कि लोक नियोजन में जो भी भर्तियां आएंगी, जो भी अवसर आएंगे, उसमें जो है सभी को समान रूप से जाने का अधिकार है। लेकिन अपवाद क्या है इसमें? अपवाद ये है कि राज्य अगर चाहेगा तो महिलाओं के लिए जो है अतिरिक्त कुछ छूट दे सकता है, महिलाओं के लिए अतिरिक्त छूट दे सकता है, या हो सकता है कि जो आरक्षण मिलते हैं नौकरी में आरक्षण, 15 में क्या था? शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, लेकिन 16 में क्या है? नौकरी में आरक्षण। नौकरी में जो आरक्षण मिलता है, चाहे ओबीसी हो, SC ST हो या EWS हो, जो नौकरी में आरक्षण प्राप्त करते हैं, वो अनुच्छेद 16 का क्या है? अपवाद है, उल्लंघन नहीं है, अपवाद है, याद रखिएगा। यानी कि अनुच्छेद 16 में ये कहा गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए, सबको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नहीं, हम महिलाओं को ज़्यादा अवसर देंगे या EWS के लिए 10% आरक्षण देंगे। हो सकता है कि अगर जनरल कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको अगर 70 नंबर लाने हैं किसी एग्जाम में, तो हो सकता है महिलाओं के लिए 60 पे हो सकता है SC ST के लिए 40-50 पे हो। ठीक है ना, इस तरह का आरक्षण दे करके हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सारी जो जातियां हैं, सारे लोग जो हैं वो समान स्तर पे आए बच्चों। ठीक है ना, इस पे मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा तो बात करूंगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। पहले क्या था बच्चों? लोग छुआछूत, जैसे निम्न जातियों के छुए चीज को नहीं खाते थे, एक कह सकते हैं कि भेदभाव करते थे, उसका जो है अंत किया गया। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के अंदर। अनुच्छेद 18 देखेंगे, उपाधियों का अंत है। उपाधियों का, आप किसी प्रकार की उपाधि नहीं ग्रहण करेंगे। पहले था महाराजा अधिराज विक्रम देव सिंह आ रहे हैं, इस प्रकार की उपाधियों से जो है रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 18 से आप किसी प्रकार की उपाधि नहीं लेंगे, केवल शिक्षा और सेना की उपाधियों को छोड़ करके। सेना में जो भी उपाधि में मेजर जनरल विक्रम प्रताप सिंह आ रहे हैं, आप कह सकते हैं क्योंकि वो सेना का उपाधि है, वो आप ले सकते हैं। अनुच्छेद 18 ये लीगल करता है कि सेना की उपाधि आप ग्रहण कर सकते हैं।
या फिर मैंने इंजीनियरिंग किया है तो मैं लिख सकता हूँ कि इंजीनियर विपुल पांडे। ठीक है बच्चों, अगर आपने जो है डॉक्टर किया होगा तो आपने पीएचडी किया होगा तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। ये सब उपाधियां आप ले सकते हैं क्योंकि शिक्षा की उपाधियां हैं और सेना की उपाधि आप ले सकते हैं, बाकी कोई उपाधि आप नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, और उपाधियों का अंक 18 में है। आगे चलते हैं। 19 कहता है अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण। अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण, इसमें पहले 7 थे, अभी 6 है। ठीक है ना बच्चों, 6 अधिकार है। अधिकार पहला क्या है? पहला है बोलने की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहला है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हम बोल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, ये स्वतंत्रता है हमें। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद 19 के पहले क्लास में। ठीक है बच्चों, दूसरा ये कहता है कि अगर हम बोल सकते हैं, बोलने के बाद जो है आप कहेंगे सम्मेलन करने की भी क्षमता है, सम्मेलन करने का भी अधिकार है। पहला क्या था इसमें? 6 है, अभी 7 पहले थे, 6 अभी इसमें है इसके। तो पहला मैंने बताया कि बोलने की स्वतंत्रता है, दूसरा सम्मेलन करने की, लेकिन वो भी कैसे? शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है। तीसरा संघ बनाने का अधिकार है। चौथा, देखिए तीसरा संघ बनाने का अधिकार। चौथा निर्बाध रूप से पूरे के पूरे भारत, पूरे राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है। पांचवा जो है निर्बाध रूप से कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है, पांचवा बसने की स्वतंत्रता। और छठवां कहता है बच्चों कि आप किस भारत के किसी राज्य क्षेत्र के अंदर जो है आप व्यापार करने की भी आपको स्वतंत्रता प्राप्त है, कुछ अपवादों को छोड़ करके बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे 6 के 6 मैंने आपको बताया। याद कैसे रखेंगे? बच्चों को याद नहीं रहता है। संपत्ति का अधिकार भी था बच्चों, संपत्ति का अधिकार भी था इसमें, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान जो है इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। 19 का जो सब आर्टिकल 7 था बच्चों, उसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार बच्चों कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो याद रखिएगा, पहला क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। हो सकता है कि आपने बोला और आपकी बातें ना सुनी तो आपने सम्मेलन किया, शांतिपूर्वक आपने सम्मेलन किया। हो सकता है कि सम्मेलन भी जो है वो आपका नहीं सुना गया तो आप हो सकता संघ बनाया आपने। क्या बनाया? तीसरा जो था हमारा संघ बनाया आपने, और संघ बना करके जो है आप पूरे भारत क्षेत्र में घूमने लगे, पूरे भारत क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने लगे संघ में जोड़ने के लिए। फिर जो है चौथा, देखिए मैंने चौथा भी आपको इस तरीके से बता दी कहानी डेवलप करके कि आप पूरे भारत क्षेत्र में क्या हो सकते हैं, टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और पांचवा जो है आप किसी भी भारत क्षेत्र में किसी भी जगह पे बसने की आपको स्वतंत्रता है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। ठीक है ना, और कहीं भी भारत क्षेत्र के अंदर आप व्यापार कर सकते हैं, ये भी आपको स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता 6 मुझे याद रखिएगा, बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की, संघ बनाने की, कहीं भी घूमने की, बसने की, फिर जो है व्यापार करने की 6 आपको स्वतंत्रता इसमें दी गई है। आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है ना, याद रखिएगा ये जो है ये समानता का अधिकार था और ये स्वतंत्रता का है बच्चों। याद रखिएगा, ये स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये समानता था। तो आप देखेंगे कि 19 से लेकर के बेटा 19 से लेकर के आप देखेंगे यहाँ तक 22 तक, 19 से लेकर कहाँ तक बेटा? 19 से लेकर के 22 तक, यहाँ तक देखेंगे क्या बेटा? आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। ध्यान दीजिएगा। अब 19 की तो स्वतंत्रता बात हो गई हमारी। 20 वाली स्वतंत्रता क्या? अपराध के लिए 2 सिद्धि के संरक्षण। 20 में है बेटा अपराध के लिए 2 सिद्धि के संरक्षण, यानी कि अगर हम अभियुक्त हैं या दोषी करार व्यक्ति हैं, हमारे ऊपर जो है एलिगेंस लगाया गया, अभी मैं दोष सिद्ध नहीं हुआ मेरा, बट हमारे ऊपर जो है दोष लगाया गया बच्चों, तो 2 चीजें हो सकती हैं। जिस समय मेरे ऊपर मैंने कोई काम किया, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने आज के डेट में कोई किसी 18 वर्ष की लड़की से विवाह किया और आज के समय उसने विवाह किया, लेकिन आगे चल करके मोदी जी ने 21 वर्ष कर दिया अगर लड़कियों की आयु, तो कोई भी कानून आपको सजा नहीं देगा, क्योंकि आप जिस वक्त आपने 18 वर्ष की लड़की से शादी किया था उस समय वो लीगल था, इलीगल नहीं था। लेकिन बाद में वो इलीगल होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है हमें। जिस समय हमने वो अपराध किया है वो अगर लीगल है उस समय, तो आपको कोई सजा नहीं होगी, इसमें आर्टिकल में कहता है। दूसरा कहता है दोहरी क्षति आपको नहीं दी जाएगी। दोहरी क्षति से अधिकार का मतलब है, दोहरी क्षति स्वतंत्रता क्या मतलब क्या है बेटा? कि आपको एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। एक अपराध के लिए बेटा 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, इस बात पे भी जरा ध्यान देंगे आप। बात समझ आ रही बच्चों? एक अपराध के लिए बेटा 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब जो है आगे भी कुछ मूल अधिकार दिए गए हमारे, उनके बारे में बात करते हैं। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता।
बेटा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि जीवन जीने का अधिकार, और जीवन जीने का अधिकार में जो चीज शामिल है वो सारे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि जीवन जीने के अधिकार में अगर आप देखेंगे तो हमें जो है स्वच्छ जल लेने का अधिकार है, हमें जो है कहीं भी आने जाने का अधिकार है। मैंने आपको कहा कि भारतीय क्षेत्र के अंदर अगर आप घूम सकते हैं तो आर्टिकल 19 के तहत, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि विदेशों में भी हमें जाने का अधिकार है, अगर आप गवर्नमेंट से, आप राज्य से ये कहेंगे कि हमें विदेश घूमने का अधिकार, और राज्य अगर आपको रोक रहा है तो आपके अधिकारों का हनन है। लेकिन आर्टिकल 21 से विदेश जाने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 से है। निजता का अधिकार भी जो है आपका आर्टिकल 21 से है, निजता का अधिकार। और आपको स्वच्छ जल पीने का, शांति का अधिकार, ये सारे जो अधिकार है बेटा वो आ जाएंगे। यानी कि जीवन जीने के लिए जितनी भी आवश्यक चीजें हैं, जीवन जीने के अधिकार में जो भी आवश्यक चीजें हैं बेटा वो आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि जीवन जीने का अधिकार है और मैं मर जाऊं, और बाद कोई मैं मरने के बाद इस आर्टिकल का मतलब क्या रह जाएगा। इसलिए न्यायालय चाहती है कि मरने से पहले आपको मिले, इसीलिए कहा है कि जीवन जीने का अधिकार है। यानी कि आपको स्वच्छ जल पीने का अधिकार है, आपको प्रदूषण मुक्त हवा में रहने का अधिकार है, ये आप मांग कर सकते हैं। यानी इसका दायरा बहुत बड़ा है। ऐसी वो सारी चीजें जो जीवन जीने के अधिकार में आएंगी वो सारे सारे आर्टिकल 21 में आ जाएंगी। आर्टिकल 21 ए जो है बाद में जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर जोड़ा गया ये शिक्षा का अधिकार। इसमें जो है 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएगी राज्य, ये उनका मूल अधिकार है बच्चों। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण। इसमें दो चीज आ जाता है, एक तो होता है गिरफ्तारी, ठीक है बच्चों, एक तो होता है कि न्यायालय के आदेश पे गिरफ्तारी हुआ है। ठीक है बच्चों, दो सिद्धि के संबंध, सॉरी, न्यायालय के आदेश से गिरफ्तारी हुआ है। और एक होता है कि निवारक निरोध होता है। निवारक निरोध का मतलब जो होता है कि आपको कोई अपराध करने से रोकने के लिए पुलिस जो होती है वो आपको पकड़ ली। पुलिस को ऐसा पता चला कि आप अपराध करने वाले हैं, आपको पता, पुलिस को यह पता चला कि आपकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है और आप जो है अपराध कर सकते हैं वहां पे, आप बंदूक लेके फायर कर सकते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो पुलिस आपको उठा लेगी। किस तरह उठाएगी, आपने अपराध नहीं किया था, अभी आप अपराध के बारे में भी सोच रहे थे कि अपराध करना है, तो पुलिस ने आपको उठा लिया। ठीक है, पुलिस को ऐसा भनक लगा कि ये बंदा जो है कुछ ना कुछ कर सकता है, क्रांतिकारी आदमी है, ये कुछ कर सकता है, पुलिस उठा ले जाएगी आपको। और उठा ले जाने के बाद जो है आपने अपराध तो नहीं किया था ना, आपको 3 महीने तक वो जेल में रख सकती है, केवल और केवल आपने कोई अपराध नहीं किया था, केवल इसलिए आपको अपराध करने से रोकने के लिए, आप भविष्य में अपराध न कर दें, आप जा करके गोली न मार दें उसको, इस वजह से जो है आपको रोकने के लिए जो है ऐसा कदम उठाते हैं, निवारक निरोध कहते हैं। वो आर्टिकल 22 में ही आती है बच्चों, ठीक है ना। 3 महीने तक अधिकतम आपको वो रख सकता है, बाद में जब विस्तृत वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे इसके बारे में। तो गिरफ्तारी से निरुद्ध, यानी कि गिरफ्तारी से निरुद्ध यानी जो पहला वाला है, अगर न्यायालय के आदेश पर अगर आपकी गिरफ्तारी हो रही है, या कोई अगर आपने जुर्म किया है, जुर्म करने के बाद अगर आपकी गिरफ्तारी हो रही है, तो पुलिस को आपको जुर्म बताना पड़ेगा। यानी पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करने आती है तो आपको पूछने का अधिकार होगा कि मेरा जुर्म क्या है। दूसरा, अपने पसंद के वकील से बात करने का अधिकार होगा। तीसरा, 24 घंटे के अंदर जो पुलिस प्रशासन होगी वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। यानी 24 घंटे से ज्यादा आपको किसी जेल में पुलिस हिरासत में पुलिस नहीं रखेगी। 24 घंटे से ज्यादा अगर ऐसा करती है तो उसको कारण बताना पड़ेगा, उसको जो है हो सकता है कि उसकी नौकरी चली जाए बाबू, ठीक है ना। तो गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करना होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। यात्रा समय को छोड़ करके अगला है यहाँ पे 23 और 24। 23 क्या कहते हैं बाबू, मानव दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम से संरक्षण। यानी कि आप किसी भी मानव का खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, किसी भी मानव का खरीद फरोख्त नहीं होगा यहाँ पे। बलात् श्रम का मतलब है जबरन किसी से आप जो है श्रम नहीं कराएंगे, मतलब मैं काम नहीं करना चाहता हूं तो आप मुझसे जबरदस्ती काम नहीं करवाएंगे, ये जो है बलात् श्रम है। और जितना अगर मैंने काम किया है उस काम के एवज में आपको जो है उतना मजदूरी मुझे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 500 का काम करा दे दिया, 100 रुपये काम चल गया, नहीं, ये आर्टिकल 23 का उल्लंघन माना जाएगा बाबू, आर्टिकल 23 का उल्लंघन माना जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, आर्टिकल 23 का क्या होगा बेटा, उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं था बेटा, आर्टिकल उल्लंघन। यानी कि अब देखिए यहाँ पे जो 2 आर्टिकल है बेटा, यहाँ पे 2 आर्टिकल ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, याद रखिएगा। ये स्वतंत्रता का अधिकार था, ये 2 आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है हमें, ठीक है बेटा। यानी कि मानव का खरीद फरोख्त नहीं होगा, किसी से भी आप जबरन श्रम नहीं कराएंगे, जबरन काम नहीं करवाएंगे, ठीक है बेटा। आगे कारखानों में बच्चों के रोजगार से निषेध है बच्चों,
यानी आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में कोई भी रोजगार नहीं दिया जाएगा। आप उनसे श्रम नहीं करवाएंगे बाबू, ठीक है ना, श्रम नहीं करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि उन बच्चों से कोई भी कंपनी काम नहीं करवाएगी, कोई भी कारखाने हो, चाय का दुकान, ये सब जो बच्चे चाहते हैं 14 वर्ष से कम, उनको नहीं होगा ये बच्चों, ठीक है ना, ये अधिकार। ये हमारा आर्टिकल जो है 24 कहता है। आगे देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता, याद रखिएगा, यहाँ देखिए धार्मिक स्वतंत्रता 28 तक दिया गया बाबू, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता लिखते जाएंगे। आर्टिकल 25 क्या कहता है, अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास या प्रचार करने का अधिकार होगा। यानी हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आर्टिकल 25 में कहता है हम किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं। हम किसी धर्म का आचरण मतलब टीका लगा सकते हैं, या हम पगड़ी बांध सकते हैं, या हो सकता है कि हम कपाल रख सकते हैं, जो सिख बंधु होते हैं कपाल रखते हैं, आचरण करते हैं, वो आर्टिकल 25 ही है। हमने जो है मुस्लिम भाई जो टोपी लगाते हैं, ये सब आचरण करने की स्वतंत्रता है हमें आर्टिकल 25 में। प्रचार करने की स्वतंत्रता है, प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म की, ये सारी स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 25 में दी गई है। आर्टिकल 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध, यानी कि मैं प्रवचन कराना चाहता हूं, मैं रामचरितमानस कराना चाहता हूं, मैं रामलीला का पाठ कराना चाहता हूं, रामलीला कराना चाहता हूं, ये धार्मिक जो भी प्रबंध होंगे बेटा, वो मैं आर्टिकल 26 हमें अधिकार देता है कि आप धार्मिक प्रबंध कर सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है बाबू। आर्टिकल 27 कहता है किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता। अगर मेरे से कोई जबरन अगर कर लेना चाहे कि नहीं मस्जिद बन रही है, मंदिर बन रहा है, आपको जबरन कर देना पड़ेगा, ये मुझे अधिकार मेरा कहता है, मेरा मूल अधिकार अनुच्छेद 27 कहता है कि मैं दे सकता हूं और नहीं भी दे सकता हूं। मेरे ऊपर कर देने के लिए, धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 27 कहता है बाबू, ठीक है ना। आर्टिकल 28 को देखें तो शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देशों एवं उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अगर कोई भी मुस्लिम बच्चा या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ये लगता है कि उसके धर्म के विरुद्ध यहाँ पे निर्देश दिए जा रहे हैं, धर्म के विरुद्ध उसका वहां पे जो है उपासना विधि है, तो वो जो है बेटा वहां से वो हट सकता है, वो जा सकता है। यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे जो है आप देख ले कि जो शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश और उपासना के लिए जो उपस्थित होने की स्वतंत्रता है, हम अगर किसी भी मामले में अगर शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक निर्देश दिए जा रहे हो या फिर उपासना के लिए कुछ अलग पद्धतियां अपनाई जा रही जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, तो हम वहां पे न करने के लिए स्वतंत्र हैं, हमसे वो चीजें जबरदस्ती नहीं कराया जाएगा बच्चों, ये धर्म की स्वतंत्रता है बच्चों, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पे तो दो स्वतंत्रता आपको और भी प्राप्त है बेटा, ठीक है ना, दो स्वतंत्रता आपको और भी प्राप्त है, एक है 29 और एक है 30, जो कि अल्पसंख्यकों के लिए है। याद रखिएगा ये क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है बच्चों, ये क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, इसको भी आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों के लिए हितों का संरक्षण जो है 29 में दिया गया। आर्टिकल 29 कहता है जो भी अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब ये होता है कि हिंदू धर्म जो है बहुसंख्यक के रूप में, किसी भी धर्म जो है जो बहुत अल्पसंख्यक है, जैसे कि मुस्लिम धर्म को अल्पसंख्यक कहा जाता है क्योंकि हिंदुओं की तुलना में कम है, या फिर पारसियों को भी अल्पसंख्यक कहेंगे बच्चों, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी हिंदू धर्म की तुलना में बहुत कम है। ये जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की संरक्षण जो है वो मिला है आर्टिकल 29 के अंदर, ठीक है ना। उनके कोई भी हित जो है यहाँ पे छीण नहीं किए जाएंगे, ये आर्टिकल 29 कहता है। अगला आर्टिकल जो 30 है वो कहता है अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान खोलने व चलाने का अधिकार है। जैसे मदरसे चलते हैं ना, तो मदरसों में क्या है, वो अपने धार्मिक निर्देश, अपने धार्मिक रिवाजों से जो है उसका संचालन करते हैं वो अल्पसंख्यक। इस वो मदरसे खोलने का आप कह सकते हैं कि जो मदरसे हैं वो किस आर्टिकल से चल रहे होंगे, तो वो आर्टिकल 30 से चल रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। आर्टिकल 30 से कोई भी अल्पसंख्यक अपना कोई भी शिक्षण संस्थान खोलता है या उसको चलाता है, प्रबंध करता है, तो वो आर्टिकल 30 के तहत आएगा। आर्टिकल 31 जो है वो निरस्त है बेटा, आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है। इसके कुछ प्रावधान है जो कि नीति निर्देशक तत्वों से जो लागू करने के संबंध में दिए जाते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है बच्चों, संविधान की आत्मा कहा गया है इसको, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। अब एक बात याद रखिएगा, आर्टिकल 32 एक ऐसा आर्टिकल है कि आप जो है किसी भी मूल अधिकार, इनमें से कोई भी मूल अधिकार का अगर आपका हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच सकते हैं, ठीक है बच्चों, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे और जा करके जो है इन मूल अधिकारों की मांग कर सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अन्य मामलों में पहले आपको जिला न्यायालय जाना होगा, फिर आपके राज्य के हाईकोर्ट जाना होगा, फिर जो है आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अनुच्छेद 32 ये कहता है बेटा कि अगर आपके ये मूल अधिकार हिट हो रहे हैं
तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। और आर्टिकल 226 कहता है कि अगर आपने कहीं, आर्टिकल 226 कहता है अगर आप जो है 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं तो आप अपने राज्य के उच्च न्यायालय चले जाइएगा, अपने राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के पास जाएंगे और सारे के सारे प्रावधान आपके हल हो जाएंगे। मूल अधिकारों के संबंध में इन दोनों के पास जो है शक्तियां प्राप्त है 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और 226 के तहत हाई कोर्ट के बच्चों। ठीक है, तो आज जो है हमने पूरा का पूरा मूल अधिकार पढ़ाया बेटा, और ये मूल अधिकार इतना इंपॉर्टेंट था कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।